हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 12 की हिस्ट्री से जो आपकी सेकंड बुक है वो स्टार्ट करवाने वाला हूं। चैप्टर 5 है थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स। प्री नोट्स आपको दे दिए जाएंगे। न्यू वीडियो है 2025-26 सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो बुक सेकंड से जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो है थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स। तो इस बुक में भी आपके 4 चैप्टर्स हैं टोटल जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि इस चैप्टर में हम किस बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो नाम से आपको कुछ तो आइडिया लग रहा होगा, ट्रैवलर्स ट्रैवलर्स। तो पहले के ज़माने में लोग ट्रैवल क्यों करते होंगे आपके अकॉर्डिंग? ठीक है, टू फाइंड वर्क, काम धंधे की तलाश में, टू एस्केप नेचुरल डिजास्टर्स, अगर कहीं पे कोई डिजास्टर आ गया है तो उससे बचने के लिए ट्रैवल करते होंगे। एज ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स, हो सकता है कि कोई ट्रेड करने के लिए जाता हो, एज अ मर्चेंट जाता हो। एज सोल्जर्स, क्या पता कोई लड़ने जाता हो बाहर। या हो सकता है प्रीस्ट या पिलग्रिम बन के आप जाते हो कहीं पे, या आप एडवेंचर या एक्सप्लोर करने के लिए जाते हो। यही रीजन हो सकते हैं ना भाई ट्रैवलिंग के। और क्या रीज़न होंगे? तो लोग ट्रैवल क्यों करते थे? देखो, वाई डिड पीपल ट्रैवल। तो पूरी हिस्ट्री में जब आप पढ़ोगे, विमेन एंड मैन हैव ट्रैवल्ड फॉर वेरियस रीजंस। अलग अलग रीजंस होते हैं ट्रैवलिंग के। टू फाइंड वर्क, टू एस्केप नेचुरल डिजास्टर्स, एज ट्रेडर्स और मर्चेंट्स, एज सोल्जर्स, प्रीस्ट, पिलग्रिम्स, फॉर एडवेंचर, एक्सप्लोरेशन। ये सारे कुछ रीजंस हैं, ठीक है, जिसके लिए हम ट्रैवल करते हैं। सो व्हेन ट्रैवलर्स रीच्ड अ न्यू लैंड, जब भी कोई ट्रैवलर नई जगह पे जाता है वो उसको एक्सपीरियंस करता है। वो वहाँ की जियोग्राफी को समझता है, वहाँ के कस्टम्स को देखता है, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ के रिलीजियस बिलीव्स, वहाँ की सोशल प्रैक्टिसेस, बेसिकली वहाँ की सोसाइटी, ये सब चीज़ें वो देखता है। सो हम ट्रैवलर्स को क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जो ट्रैवलर्स ने लिखा उसको कहा जाता है ट्रैवलर्स अकाउंट्स, यानी कि जो भी उन्होंने बुक्स वगैरह लिखी वो हमें पास्ट की सोशल लाइफ को जानने में हेल्प करती हैं। एंड उन्होंने ऑब्जर्व बहुत अच्छे से किया है, डिस्क्राइब अच्छे से किया है जो भी उन्होंने इंडिया में देखा उस टाइम पे। कोई किसी भी टाइम पे आया हो, चाहे कोई 11th सेंचुरी में आया, 14th में आया, 16th में आया, कभी भी आया, तो जब भी वो आए उनको इंडिया कैसा लगा वो उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो ये जो डिस्क्रिप्शन हैं बहुत वैल्यूएबल सोर्स हैं हिस्टोरिकल नॉलेज के, ठीक है। मैं आपको बताऊं, इस चैप्टर में टोटल अपने 3 ट्रैवलर्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। अल बिरूनी, who was from Uzbekistan, who came in 11th century. Then Ibn Battuta was from Morocco, which is a country in Africa, basically North Africa, who came in 14th century. Then we have Francois Vernier, who came from France in 17th century. तो ये 3 ट्रैवलर्स के बारे में ही आपका पूरा चैप्टर है। वन बाय वन तीनों के बारे में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले अल बिरूनी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि सबसे पुराना बंदा है। अल बिरूनी ने इंडिया में जब वो आया तो उसने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम था किताब उल हिंद, ठीक है, द बुक ऑफ इंडिया। सो ही वॉज अल बिरूनी। आपके सामने मैंने फोटो लगाया है। सो इसका बैकग्राउंड समझो। ही वॉज बॉर्न इन 1973 इन ख्वारिज्म। ख्वारिज्म विच इज इन उज्बेकिस्तान, प्रेजेंट डे उज्बेकिस्तान। तो ख्वारिज्म वॉज अ फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग दैट टाइम। ओके, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह से ये आता था। एजुकेशन की बात करें तो अल बिरूनी रिसीव्ड द बेस्ट एजुकेशन अवेलेबल। जो उस टाइम पे बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन ले सकता था वो उसने ली। मल्टीलिंगुअल स्कॉलर था भाई। उसको सीरिक मतलब जो सीरियाई भाषा होती है, ठीक है, सीरियक, अरेबिक, पर्शियन, हिब्रू, इवन संस्कृत, ये सारे लैंग्वेजेस की उसको नॉलेज थी। ग्रीक नॉलेज उसको नहीं थी बट उसने ट्रांसलेशंस पढ़ी थी ग्रीक फिलोसफर्स की जो अरब में ट्रांसलेशंस हुई थी। तो अब वो गजनी कैसे गया? व्हाट इज गजनी? तो 1017 में सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, ठीक है, इन्वेडेड ख्वारिज्म। गजनी बेसिकली अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का जो एरिया है वहाँ का एक सुल्तान हुआ करता था। उसने ख्वारिज्म यानी कि उज्बेकिस्तान को इन्वेड किया और बहुत से बड़े बड़े स्कॉलर्स को वो अपने साथ ले गया, पोएट्स को, ठीक है, वापस अपनी कैपिटल गजनी में जो कि अफगानिस्तान में है। तो हुआ क्या, अल बिरूनी को हॉस्टेज यानी कि बंदी बनाकर लेकर गया गया था, ठीक है, और वो एक हॉस्टेज था। तो ग्रू फॉन्ड ऑफ द सिटी, वहाँ पे उसको वो रहकर उसको अच्छा लगा। लिव्ड देयर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, अपनी लाइफ में एंड तक वो वहीं रहा। डाइड, उसकी डेथ हुई 70 की एज में। तो ये अल बिरूनी की स्टोरी चल रही है अभी तक। अल बिरूनी डेवलप्ड एन इंटरेस्ट इन इंडिया वाइल लिविंग इन गजनी। इंडिया में उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था जब वो गजनी में रह रहा था अफगानिस्तान में। तो हुआ क्या, 8th सेंचुरी से ही मैनी संस्कृत टेक्स्ट ऑन एस्ट्रोनॉमी। देखो, संस्कृत के अपने बड़े बड़े स्कॉलर्स हुए हैं जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी पे, मैथ्स पे, मेडिसिन पर बहुत कुछ लिखा है।
सो वो सारी ट्रांसलेशंस अरेबिक में हो चुकी थी, तो उसने ये सारे टेक्स्ट को पढ़ा था, तो इंडिया में उसका इंटरेस्ट था। अब बेसिकली ये जो फोटो है ये गजनविद एम्पायर है। बेसिकली ये यहाँ पे आप अगर देखो पाकिस्तान का एरिया, लाहौर, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका पंजाब, ये पूरा का पूरा एरिया अफगानिस्तान ये कवर करता है। तो ये इतना बड़ा एम्पायर था गजनविद एम्पायर। अब इस एम्पायर से मैं आपको मैप में क्या दिखाना चाहता हूँ कि पंजाब एक टाइम पे गजनविद एम्पायर का पार्ट था। सी इफ यू कैन सी ये वाला एरिया, ठीक है, पंजाब साइड वाला एरिया वॉज अ पार्ट ऑफ गजनविद एम्पायर एट अ टाइम। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, क्लोज कॉन्टैक्ट थे इंडियन लोगों के और गजनविद कोर्ट के लोगों के, तो एक एनवायरनमेंट था म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट का, दोनों अच्छे से बातचीत करते थे। अल बिरूनी ने बहुत साल गुजारे ब्राह्मण स्कॉलर्स के साथ, वो रहा ब्राह्मण्स के साथ में, और उसने संस्कृत पढ़ी, हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ा, फिलोसफिकल टेक्स्ट को पढ़ा, और डीप इनसाइट, डीप नॉलेज ली उसने इंडियन ट्रेडिशंस, इंडियन बिलीफ्स के बारे में बहुत डिटेल में अच्छे से। फिर है वी डोंट हैव अ फुल रिकॉर्ड ऑफ वेयर ही वेंट, ये हमें प्रॉपरली नहीं पता कि वो कहाँ कहाँ पर गया था, बट इतना पता है कि अल बिरूनी ने ट्रैवल किया था पंजाब के अंदर और नॉर्थ इंडिया के अंदर। तो बेसिकली पंजाब एंड नॉर्थ इंडिया को उसने एक्सप्लोर किया था उस टाइम पे जब वो आया था। फिर उसने एक बुक लिखी अपनी जिसको हम कहते हैं किताब उल हिंद। किताब उल हिंद का मतलब होता है बुक ऑफ इंडिया। तो इट वॉज रिटन बाय अल बिरूनी इन अरेबिक, अरेबिक लैंग्वेज में इसको लिखा गया था। इसकी लैंग्वेज बुक की बहुत सिंपल है, क्लियर है और वेल ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत ही अच्छे से इसने ये सब लिखा है। सो इस बुक में क्या कंटेंट है, बुक में किस बारे में इसने लिखा है। सो बेसिकली बुक में 80 चैप्टर्स हैं, टोटल 80 चैप्टर्स हैं। रिलीजन, फिलोसफी, फेस्टिवल, एस्ट्रोनॉमी, एल्केमी, मैनर्स, कस्टम्स, सोशल लाइफ, वेट्स, मेजर्स, आइकनोग्राफी यानी कि रिलीजियस सिंबल्स को समझना, लॉ, मेट्रोलॉजी, ये सारे चैप्टर्स थे उसके अंदर जो कि उसने लिखे इस बुक में इंडिया के कंटेक्स्ट में। फिर है यूनिक चैप्टर स्ट्रक्चर, उसकी बुक को लिखने का उसका एक फॉर्मेट था। हर चैप्टर जब वो स्टार्ट करता था तो वो एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करता था, तो फिर उसका वो डिस्क्रिप्शन देता था जो भी उसने संस्कृत टेक्स्ट पढ़े थे, जो उसने इंडियन ट्रेडिशन को देखा था। फिर एंड में वो उसको कंपेयर करता था बाकी के कल्चर्स के साथ, इस्लामिक कल्चर्स के साथ, ग्रीक कल्चर्स के साथ। सो बेसिकली स्टार्टिंग विद अ क्वेश्चन, देन इट्स डिस्क्रिप्शन, एंड एट द एंड देयर वाज अ कंपैरिजन बिटवीन कल्चर्स। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो किताब उल हिंद को इसने किस लिए लिखा था, किसके लिए? तो अल बिरूनी ने इस बुक को अरेबिक में लिखा है, तो उसकी मेन ऑडियंस वाज लाइकली पीपल लिविंग नियर द बॉर्डर्स, यानी कि इंडिया के बॉर्डर पे जो लोग अरेबिक जानते हैं, सेंट्रल एशियन लोग हैं, पर्शियन लोग हैं, उसके लिए इसने लिखा। वो रीडर्स को बताना चाहता था कि इंडियन कल्चर कैसा है, यहाँ की साइंस, यहाँ का रिलीजन, ये सब चीज़ें वो बताना चाहता था। तो इंडियन नॉलेज की वो बहुत रिस्पेक्ट करता है, लेकिन इसने इंडियन टेक्स्ट के बारे में बहुत सी कमियाँ बताई हैं। ठीक है, कहता है बहुत से टेक्स्ट अनक्लियर हैं, ऑर्गेनाइज नहीं है सही से, वो चाहता है उनको इम्प्रूव करना। अपनी खुद की बुक लिखकर एक खुद की बुक में वो बताएगा सब कुछ ठीक करके। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इट वॉज एन इंट्रोडक्शन ऑफ अल बिरूनी। नाउ सेकेंड टॉपिक, इब्न बतूता और उसकी बुक का नाम है रिहला। तो आइए देखते हैं इब्न बतूता ने क्या बताया। इब्न बतूता एक अपनी बुक लिखता है अरेबिक में जिसका नाम था रिहला, और वो डिटेल, फैसिनेटिंग, अच्छा डिस्क्रिप्शन देती है इंडिया की सोशियो कल्चरल लाइफ का ड्यूरिंग दी 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी में ये बंदा आके देखता है इंडिया में क्या क्या चल रहा है और उसको ये लिखता है। तो इसका जन्म हुआ था मोरक्को टैंजियर में, और एक अच्छी फैमिली से आता था, ये रिस्पेक्टेड एजुकेटेड फैमिली, और इसकी अच्छी खासी नॉलेज थी इस्लामिक लॉ में। इस्लामिक रिलीजन में जो लॉज होते हैं जिसको शरिया कहा जाता है, उसका ये बहुत अच्छा स्कॉलर था। इसको बहुत अच्छी रिलीजियस एजुकेशन मिली थी, लिटरेरी एजुकेशन बहुत अच्छी मिली थी यंग एज से ही, बचपन से पढ़ा लिखा बंदा था भाई, ये एजुकेटेड था, और ट्रैवलिंग बहुत पसंद थी इसको। इब्न बतूता मानता था ट्रैवल इज़ अ ग्रेटर सोर्स ऑफ नॉलेज देन बुक्स, किताबों से ज़्यादा बढ़िया बुक्स जो है, मतलब बुक से बढ़िया ट्रैवलिंग है। तो उसका बहुत पैशन था एक्सप्लोर करना, लर्न करना, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, घूमना फिरना। सो इंडिया आने से पहले वो अलग अलग जगह जा चुका था। अरेबियन वर्ल्ड में वो मक्का गया था, सीरिया गया था, इराक, यमन, ओमान, फिर पर्शिया में भी वो गया था अलग अलग जगहों पर, ईस्ट अफ्रीका में वो गया था कुछ कोस्टल ट्रेडिंग पोर्ट्स में।
सो बेसिकली बंदा बहुत जगह घूमा था। अब इंडिया की बात आती है तो 1333 बेसिकली द 14th सेंचुरी ये इंडिया में आता है, सिंध में आता है, अब पाकिस्तान में है बट उस टाइम पे सारा कुछ इंडिया ही था। सेंट्रल एशिया से होता हुआ आता है। जब वो इस टाइम पे आया था तो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का रूल था। तो दिल्ली का जो सुल्तान था उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि जाना जाता है काफ़ी वो जनरस था, काफ़ी बढ़िया सपोर्टर था, पैटर्न था, आर्ट्स एंड स्कॉलर्स की वो रिस्पेक्ट करता था। तो ये उससे मिलने के लिए एक्साइटेड था। तो बेसिकली इब्न बतूता होते हुए सेंट्रल एशिया से सीधा 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 सिंध पहुंचता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, अब वो दिल्ली की तरफ जाना चाहता था। तो सिंध से इब्न बतूता चल पड़ता है, मुल्तान होते हुए, उच होते हुए फाइनली दिल्ली पहुंचता है। तो ये अपने सुल्तान से मिलना चाहता था। फिर क्या होता है, सुल्तान जब इससे मिलता है वो बहुत इम्प्रेस हो जाता है इब्न बतूता की नॉलेज देख के कि भाई वो इस्लामिक लॉ के बारे में इतना डिटेल में जानता है, इतना अच्छे से। वो क्या करता है, इब्न बतूता को काजी बना देता है अपने वहाँ का, यानी कि इस्लामिक जज। सो बेसिकली इब्न बतूता जो घूमने फिरने आया था अब वो वहाँ का जज बन गया दिल्ली सल्तनत में। और इब्न बतूता काफ़ी सालों तक इस जज की पोस्ट पर रहा। बट हुआ क्या, इब्न बतूता से भरोसा उठ गया एक टाइम पे सुल्तान का और उसको प्रिजन में डाल दिया, उसको जेल में डाल दिया। लेकिन बाद में पता चला ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो बाद में उसको, जब मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई तो उसको निकाल दिया, उसको रिलीज़ कर दिया गया और वापस से वो इंपीरियल सर्विसेज में लग गया जो वो काम करता था। अब उसको एक डिप्लोमेट बनाया गया, ठीक है, उसको चाइना भेजा गया। 1342 में सुल्तान ने उसको, इब्न बतूता को, एक मैसेंजर के तौर पर, एक डिप्लोमेट के तौर पर चाइना भेजा दिल्ली सल्तनत को रिप्रेजेंट करने के लिए बिफोर द मंगोल रूलर्स। मंगोल्स के सामने उसको भेजा कि जाओ हमारा मैसेज लेके जाओ। तो फिर वो क्या करता है, दिल्ली से निकलता है, ठीक है, चाइना के लिए। तो वो सेंट्रल इंडिया से होते हुए जाता है मालाबार कोस्ट, केरला पहुंचता है, ठीक है। केरला के बाद मालदीव्स पहुंचता है जहाँ पे वो 18 महीने तक रहा, काजी का काम उसने वहाँ भी किया। फिर वो श्रीलंका भी जाता है, जस्ट उसके पास में ही था। फिर उसके बाद वापस वो मालाबार कोस्ट आता है, फिर से वो मालदीव्स आता है, फिर चाइना जाने से पहले वो बंगाल भी जाता है, असम भी जाता है। देख रहे हो भाई कितना तगड़ा ट्रैवलर है, कोई जगह नहीं छोड़ रहा। फिर वो जाता है चाइना बाय सी रूट। तो वह एक शिप लेता है इंडोनेशिया की, सुमात्रा तक की। फिर एक और शिप लेता है, ठीक है, ओंजो जो आज का प्रोविंस है, जायतून तक जो चाइना की एक जगह है। फिर वो बीजिंग तक जाता है बट ज़्यादा लंबे समय तक वहाँ नहीं रहता, 1347 में वापस आ जाता है, ठीक है। तो अपना मैसेज वगैरह दे के वापस आ जाता है। फिर वो ऑब्जर्व करता है कि यहाँ के लोगों के कस्टम कैसे थे, यहाँ के लोगों के बिलीफ्स कैसे थे, यहाँ का रिलीजियस क्या स्ट्रक्चर है इंडिया का, यहाँ की कल्चरल प्रैक्टिसेस कैसी हैं, ये सब कुछ अपनी बुक में रिहेला में लिखता है। सो कितना टाइम लगा इसको, मुल्तान से दिल्ली आने में इसको 40 दिन लगे थे, सिंध से दिल्ली आने में इसको 50 दिन लगे थे, दौलताबाद से दिल्ली आने में इसको 40 दिन लगे थे, ग्वालियर से दिल्ली आने में इसको 10 दिन लगे थे। तो ये अलग अलग जगहों पर गया था। मैं आपको बताऊं ये इतने दिन क्यों लग रहे हैं, क्योंकि 14th सेंचुरी में ट्रैवल बहुत स्लो होता था, बहुत डेंजरस होता था, कभी लुटेरे वुटेरे आ जाते थे और कोई कार वार तो थी नहीं ना उस टाइम पे, तो डेंजर्स बहुत थे। तो ट्रैवल इन इब्न बतूता टाइम जब वो ट्रैवल करता था वो सेफ नहीं था उस टाइम पे ट्रैवलिंग करना, क्योंकि रिस्क होते थे, रॉबर्स होते थे, डकैत होते थे, ठीक है, जो डाकू होते हैं। तो हुआ क्या, इब्न बतूता पे मल्टीपल टाइम्स अटैक हुआ था रॉबर्स का जब वो ट्रैवल करता था। इसीलिए वो कारवा में ट्रैवल करता था, लाइन से बहुत सारी गाड़ियां जाती थी, उसमें वो जाता था सेफ्टी के लिए, ग्रुप्स में जाता था ताकि रॉबर्स के अटैक से बचा जा सके। एक सीरियस इंसिडेंट हुआ था एक बारी, जब वो मुल्तान से दिल्ली आ रहा था, इब्न बतूता के कारवा पे अटैक हो गया था, बहुत से ट्रैवलर्स को मार दिया गया था। लेकिन इब्न बतूता सर्वाइव कर गया, पर बहुत ज़्यादा वाउंडेड हो गया, जख्मी हो गया था। सो इब्न बतूता बहुत ही पैशनेट ट्रैवलर था, उसने काफ़ी टाइम ज़्यादा स्पेंड किया है, नॉर्थ अफ्रीका घूमा है, वेस्ट एशिया में घूमा है, सेंट्रल एशिया में गया है, इवन रशिया तक भी गया है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट उसने घूमा है, चाइना उसने घूमा है। तो इतना घूमने वाला ट्रैवलर बहुत ही मुश्किल से अपने को मिल पाता है। फिर वो वापस मोरक्को चला जाता है, एक लंबी जर्नी कंप्लीट करके फाइनली अपने होमलैंड में वो वापस पहुंच जाता है। तो उसका जो ट्रैवल था जितना भी, वो मोरक्को का रूलर जानना चाहता था कि भाई तूने क्या क्या घूमा, क्या क्या किया, क्या क्या एडवेंचरस हुआ। सो इब्न बतूता की जो भी स्टोरीज थी वो लिखी गई उसकी बुक में। बुक का नाम था रेहला, रेहला का मीनिंग होता है द जर्नी। तो उसकी पूरी जर्नी एक बुक में लिखी गई विच इज कॉल्ड द रेहला। आई होप समझ आ गया होगा। अब अपना जो थर्ड नंबर का ट्रैवलर है इसको भी समझ लेते हैं। इज फ्रैंकोइज बर्नियर,
एक डॉक्टर भी था और एक पॉलिटिकल थिंकर भी था, हिस्टोरियन भी था, बहुत कुछ था। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। पोर्चुगीज अराइवल इंडिया में, पहले पोर्चुगीज आए थे। सबसे पहले यूरोपियंस इंडिया में जो आए थे अराउंड द 1500 सीई, वो पोर्चुगीज थे। और बहुत से यहाँ पर आके अपने लिखते हैं इंडियन सोसाइटी के बारे में, रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में, यहाँ के कस्टम्स के बारे में। तो पोर्चुगीज ने आके सबसे पहले लिखना स्टार्ट किया था यूरोपियंस में से। कुछ इंपॉर्टेंट नाम बताऊं मैं राइटर्स के, तो रॉबर्टो नोबिली है, जो कि एक जेसुइट प्रीस्ट था। उसने इंडियन टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया यूरोपियन लैंग्वेजेस में यहाँ पे पढ़ के। दुआरते बरबोसा है, जिसने एक डिटेल्ड बुक लिखी थी ट्रेड और सोसाइटी के बारे में, जो साउथ इंडिया में बेसिकली जब वो गया था तो वहाँ के बारे में वो लिखता है। और उसका जो वर्क है, जो बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 16th सेंचुरी की इंडियन लाइफ जानना चाहते हैं तो आप बरबोसा के अकाउंट्स को पढ़ो। और भी यूरोपियन ट्रैवलर्स आए 1600 के आसपास, डच ट्रैवलर्स, इंग्लिश ट्रैवलर्स, फ्रेंच ट्रैवलर्स, यूरोपियंस का आना लगा रहा। जीन बैप्टिस्ट तावर्नियर, ये एक फ्रेंच ज्वेलर था, ठीक है, ज्वेलर था। ये 6 टाइम्स इंडिया में आया। बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटेड था ट्रेड के बारे में लिखने में, जेम्स और डायमंड्स के बारे में ये बहुत इंटरेस्ट ले रहा था। और ये इंडिया को ईरान, ओटोमन एम्पायर के साथ कंपेयर करता था। तो तैवर्नियर ने भी यहाँ पे आके बहुत कुछ लिखा है ट्रेड के बारे में। फिर एक इटालियन डॉक्टर आया मनुकी, तो ये इंडिया में आया बट कभी यूरोप नहीं गया वापस, इंडिया में ही परमानेंट सेटल डाउन हो गया। तो ये यहीं पे ही रह गया, इटली वाला बंदा। अब आता है अपना बर्नियर। तो ये एक फ्रेंचमैन था, फ्रांस का था बर्नियर। और वो एक डॉक्टर था, पॉलिटिकल फिलोसफर था, थिंकर था और एक हिस्टोरियन था। बंदा था तो नॉलेज वाला, 2-3 चीज़ों की नॉलेज इसको अच्छी है। वाई डिड ही केम टू इंडिया, इंडिया क्यों आया? लाइक मैनी यूरोपियंस, वो मुगल एम्पायर के वहाँ काम की तलाश में आया था, अपॉर्चुनिटीज़, बेसिकली कोई काम मिल जाए, डॉक्टर था ना बंदा। सो वो बर्नियर इंडिया में आया, 12 ईयर्स तक रहा, 1656 से लेकर 1668 तक, ठीक है, इतने साल इसने यहाँ स्पेंड करे। तो बेसिकली मुगल कोर्ट में वो बहुत ज़्यादा मुगल्स के साथ, रूलर्स के साथ कनेक्टेड था। एक वो डॉक्टर की तरह काम कर रहा था, फिजिशियन। प्रिंस दारा शिको का ये पर्सनल डॉक्टर था। दारा शिको कौन है? शाहजहाँ का बेटा, शाहजहाँ वही ताजमहल वाले। तो उनका जो बेटा है दारा शिको, उनका ये डॉक्टर था जो बर्नियर है। तो बर्नियर ने अलग अलग जगहों पर इंडिया पे ट्रैवल किया, यहाँ की लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट को समझा। फिर इसने इंडिया को सीधा सीधा ना कंपेयर कर दिया यूरोप से। इस बंदे ने इंडिया की सबसे नेगेटिव इमेज दिखाई है। ये कहता है यूरोप बहुत आगे है, इंडिया बहुत पीछे है, यहाँ के लोग तो एकदम बैगर्स हैं, ऐसा तक भी इसने वर्ड यूज़ किया है। इसकी जो राइटिंग्स हैं, बेसिकली वो जो भी कुछ लिख रहा था वो किंग लुई 14th के बारे में, मतलब उसको डेडिकेट करते हुए, फ्रांस वाला जो किंग था उसको लिखता था ये सब इंडिया के बारे में बता के। बहुत सी उसकी राइटिंग्स ऐसी भी हैं जो उसने लेटर की फॉर्म में लिखी हैं, यानी कि लेटर्स लिखे हैं फ्रेंच मिनिस्टर्स को, बताता है यहाँ पे इंडिया में क्या क्या चल रहा है, लेटर लिख के भेज रहा है अपने मिनिस्टर्स को। इंडिया के बारे में वो बताता है कि काफ़ी नेगेटिवली इंडिया बहुत बेकार कंट्री है, ऐसा वो कह रहा है यूरोप के कंपैरिजन में। और वो कहता है इंडियन सोसाइटी की बहुत ब्लीक पिक्चर, बहुत ख़राब, यहाँ की इकोनॉमी ख़राब है, यहाँ की पॉलिटिक्स बहुत ख़राब है। लेकिन मैं आपको बता दूँ ये झूठा है। जो मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं वो कहते हैं इसमें जो कंपैरिजन किए हैं वो इनकरेक्ट है। ये अपने यूरोप को ऊपर दिखाना चाह रहा था, इंडिया एक सोने की चिड़िया था, ऐसा नहीं था जैसा ये बता रहे हैं। तो इसके लिखने से क्या इम्पैक्ट पड़ा? इतनी इनएक्यूरेसी है भाई, इसने गलत गलत बातें लिखी हैं, बट स्टिल बर्नियर की जो राइटिंग्स है ना, वो यूरोप में बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती थी, लोग पढ़ते थे। तो वो बहुत पॉपुलर था अपने यूरोप में, ठीक है। यूरोपियंस इंडिया को कैसे देखते थे, ईस्ट कंट्रीज़ को कैसे देखते थे, वो इसके राइटिंग से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। वो लोग पढ़ते थे भाई इसको। तो उसके जो भी इसने लिखा वो कब पब्लिश हुआ? तो फ्रांस में 1670 से 71 के बीच इसने जो भी लिखा वो पब्लिश हुआ। इसकी बुक का नाम था ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। सो क्विकली बहुत पॉपुलर हो गया पूरे यूरोप में ये बंदा, ठीक है। फिर इसकी ट्रांसलेशंस हुई, जो जो इसने लिखा था, इंग्लिश में, डच में, जर्मन में, इटालियन में, हर लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट किया गया। और 1725 तक इसको लगभग फ्रेंच में ही 8 बारी रीप्रिंट किया गया इसकी बुक को। फिर उसके बाद इंग्लिश में लगभग 3 बारी रीप्रिंट किया गया 1684 में। तो इस तरीके से जो भी ये लिख रहा है, ये पहला ट्रैवलर है जिसकी बुक्स पब्लिश हो रही हैं और रीप्रिंट हो रही हैं। इससे पहले वाले में हमने नहीं सुना था ऐसा कुछ। फिर इंडियन अगर हम देखें इन कंपैरिजन, अरेबिक और जो पर्शियन अकाउंट्स जो हमने पीछे देखे, चाहे वो रियला हो चाहे वो किताब उल हिंद हो, वो मैन्यूस्क्रिप्ट फॉर्म में थे, हैंड रिटन, प्रिंटेड फॉर्म में नहीं थे। याद रखना डिफरेंस, दे वर नॉट प्रिंटेड। और 1800 से पहले पहले तक तो वो पब्लिश भी नहीं हुए थे, कहीं भी लिखित में नहीं है,
ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अपना अगला टॉपिक है एनसीईआरटी से, फोर्थ टॉपिक है मेकिंग सेंस ऑफ एन एलियन वर्ल्ड, अल बिरूनी एंड द सांस्कृतिक ट्रेडिशन। तो इसमें हम क्या समझेंगे, आइए देखते हैं। तो द चैलेंजेस, यहाँ पे जब वो आया तो उसको कुछ चैलेंजेस, जैसे ट्रैवलर्स ऑफन कंपेयर इंडिया विद देयर ओन कल्चर। जहाँ से भी वो ट्रैवलर आते थे वो इंडिया को अपने कल्चर से कंपेयर करने की कोशिश करते थे। तो ईच ट्रैवलर यूज डिफरेंट मेथड्स टू अंडरस्टैंड व्हाट दे सो। जो भी आया अपने अलग तरीके से इंडिया को देखा। तो अल बिरूनी बहुत थॉटफुल था, बहुत अवेयर था, पता था कि इंडियन सोसाइटी को समझने में उसको बहुत सी डिफ़िकल्टीज आने वाली हैं। तो हुआ क्या, सबसे पहला बैरियर है लैंग्वेज बैरियर, लैंग्वेज समझने में दिक्कत आना, क्योंकि संस्कृत बहुत ही डिफरेंट है अरेबिक और पर्शियन से, और उसको ट्रांसलेट करना बहुत ही कठिन होता है, टफ होता है। रिलीजियस डिफरेंसेस, आप देखोगे इंडिया के अंदर रिलीजियस बिलीफ्स और रिचुअल जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अलग हैं इस्लामिक से, ठीक है। कल्चरल आइसोलेशन, उसको ऐसा फील हुआ कि इंडियंस जो है बस अपने पे फोकस करते हैं और बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है बाकी कल्चर्स को जानने में। तो ये उसने यहाँ पे ये चीज़ नोटिस करी। फिर क्या है, हाउ डिड अल बिरूनी स्टडी इंडियन सोसाइटी, तो उसने इंडियन सोसाइटी के बारे में कैसे जानकारी ली। तो इतने बैरियर्स थे, पर फिर भी अल बिरूनी इंडियन टेक्स्ट को बहुत डीपली पढ़ता है। जो ब्राह्मण्स ने जो भी ग्रंथ लिखे थे, वेद है, पुराण है, भगवत गीता, मनुस्मृति, पतंजलि ऋषि के जो ग्रंथ हैं, ये सारी चीज़ों से इसने इंडिया के बारे में अपनी इन्फॉर्मेशन गैदर करी। कंपेयरिंग विद अदर सोसाइटीज़, तो अल बिरूनी ने इंडिया का कास्ट सिस्टम पढ़ा, फिर उसको बाकी के सोशल सिस्टम से कंपेयर करा। जैसे जो एंशियंट पर्शिया था, वहाँ पे 4 कैटेगरीज थी, जैसे इंडिया में थी ना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वैसे ही पर्शिया के अंदर भी होती थी। नाइट्स एंड प्रिंसेस पहली कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी है मॉन्क, फायर प्रीस्ट एंड लॉयर्स, तीसरी कैटेगरी है फिजिशियंस, एस्ट्रोनॉमर्स एंड साइंटिस्ट, फोर्थ कैटेगरी है पीजेंट और आर्टिसन। तो जैसे पर्शिया में था वैसे इंडिया में भी 4 कैटेगरीज थी। वो कहता है कि सोशल डिविजन्स जो है वो यूनिक नहीं है, वो हर जगह पे होता ही है। इस्लामिक व्यू ऑन इक्वालिटी, अल बिरूनी कहता है कि इस्लाम के अंदर सभी को इक्वल माना जाता है, वहाँ पे सिर्फ डिफरेंस होता है आपका रिलीजियस डिवोशन कैसा है। जैसे सिया और सुन्नी, वो दोनों अलग अलग रिलीजियस प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, बर्थ और कास्ट के बेसिस पे वहाँ पे डिफरेंसेस नहीं होते, पर इंडिया में ऐसा था। अल बिरूनी एक्सेप्ट करता है कि ये जो कास्ट सिस्टम है उसको वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये यहाँ पर है, बट वो जो अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, जो पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट है कि कुछ लोग तो पॉल्यूटेड हैं, कुछ लोग तो अनटचेबल हैं, तो वो उस चीज़ को अपोज करता है। वो मानता है कि नेचर खुद को प्यूरिफाई करता है, जो सन है वो एयर को क्लीन करता है, जो सॉल्ट है वो सी को क्लीन रखता है। तो प्यूरिफिकेशन होता है, आप ऐसे मत बोलो कि कोई बंदा खराब है, अनटचेबल है। उसका व्यू ये था, इफ़ इम्प्योरिटी कुड नॉट बी क्लेंस्ड नेचुरली, लाइफ ऑन अर्थ वुड बी इम्पॉसिबल। अगर कोई भी इम्प्योरिटी होती है तो वो नेचुरली अपने आप ठीक हो जाती है, अगर ऐसा नहीं होता तो हम यहाँ पे ना जी पाते। तो कास्ट सिस्टम है यहाँ पे जो परमानेंटली इम्प्योर बता रखा है किसी को, वो गलत है। आप किसी को इम्प्योर मत बोलो, उसको मौका दो। अगला टॉपिक है इब्न बतूता एंड द एक्साइटमेंट ऑफ द अनफेमिलियर। तो यहाँ पे उसने कुछ चीज़ें देखी जिससे वो फेमिलियर नहीं था। तो वो अक्रॉस दी वर्ल्ड घूमा है, वो होली प्लेसेस गया है, वो किंग्स और स्कॉलर्स से मिला है, वो एज अ जज भी काम कर चुका था, मैंने आपको पढ़ाया था। और वो अर्बन कॉस्मोपॉलिटन कल्चर वगैरह में भी रहा है, शहरों में बड़े बड़े। कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ क्या है, बेसिकली ये वो सिटीज़ हैं जो बहुत डाइवर्स हैं, कल्चरली बहुत रिच हैं, जहाँ पर लोग अरेबिक, पर्शियन, टर्किश, अलग अलग लैंग्वेजेस में बातें करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग लैंग्वेजेस में लोग वहाँ बातें करते हैं, लोग आपस में दे शेयर स्टोरीज, आइडियाज, न्यूज़ एंड एक्सपीरियंसेस फ्रीली। वहाँ मतलब बड़े बड़े शहरों में ये सारे लोग रहते हैं जो आपस में बातें करते हैं, आइडियाज शेयर करते हैं। तो व्हाट डिड ही राइट अबाउट, तो इब्न बतूता ने बेसिकली किस बारे में लिखा है ये आपको पता होना चाहिए। इब्न बतूता ने जो पियोस मैन है, यानी कि जो बहुत रिलीजियस लोग होते हैं उनके बारे में लिखा है, जो क्रूल और जेनरस रूलर्स हैं उनके बारे में लिखा है, जो यहाँ की ऑर्डिनरी लोगों की एवरीडे लाइफ है उसके बारे में लिखा है, कुछ ऐसे कस्टम्स जो उसको बहुत स्ट्रेंज लगे जिसको वो नहीं जानता था उसके बारे में लिखा है। तो ये सब बातें हैं। अब आपके सामने कोकोनट है, आपको जान के हैरानी होगी इब्न बतूता को कोकोनट के बारे में पता नहीं था। कोकोनट वॉज टोटली न्यू फ्रूट फॉर इब्न बतूता, ठीक है। इवन उसके वहाँ के लोगों को भी नहीं पता था, क्योंकि वो क्या है कि वो बताता है कि बहुत ही सिंपल तरीके से
कि उसकी एक आउटर शेल होती है ये वाली, फिर उसका वाइट फ्लैश होता है अंदर जो आप देख पा रहे हो, और फिर स्वीट लिक्विड होता है, इसके अंदर पानी होता है। तो उसका गोल था लोगों को एक ऐसी चीज़ें बताना जिन्होंने कभी कोकोनट नहीं देखा। फिर उसने पान देखा है, ठीक है, पान आपने देखा होगा, ठीक है, जो लोग पान खाते हैं, तो पान क्या है, एक बीटल लीफ होता है विद एरेका नट उसमें डाला जाता है, और वो भी उसने कभी नहीं देखा था, उसके रीडर्स ने भी। तो इब्न बतूता बताता है कि उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे लोग उसको चबाते हैं खाना खाने के बाद, और सोशल और कल्चरल प्रैक्टिसेस का वो एक पार्ट है पान खाना इंडिया में। फिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि इब्न बतूता को पता है उसके रीडर्स ने ये सब चीज़ें कभी नहीं देखी हैं, तो वो एफर्ट्स कर रहा है हाईलाइट करने के कि जो चीज़ें नहीं है, एग्जॉटिक है, वो लोगों को बताए और अपनी ट्रैवल स्टोरीज़ को और इंगेजिंग और इम्प्रेसिव बनाए। सिटीज़ के बारे में वो बताता है इब्न बतूता, जब अलग अलग इंडियन शहरों में वो घूमता है, वो कहता है कि यहाँ पे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो लोग स्किल्ड हैं, जिनके पास पैसा है, जो एम्बिशियस हैं, वो अच्छा खासा काम यहाँ पे इंडिया में कर सकते हैं। प्रॉस्पेरिटी एंड पॉपुलेशन, तो बताता है कि सिटीज़ बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस सिटीज़ हैं। ओकेजनली वॉर होती है कभी, या इन्वेजन होता है तो थोड़ा डिसरप्शन हो जाता है सिटी की डेली लाइफ में, अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो ऑब्वियसली, लेकिन बाकी टाइम सिटी बहुत एक्टिव है लोग बहुत वेल्दी हैं। मार्केट एंड स्ट्रीट्स, अब इवन बतूता मार्केट्स में भी गया था, तो वो कहता है बहुत ही क्राउडेड स्ट्रीट्स हैं यहाँ की, इंडिया की, और कलरफुल है बहुत ज़्यादा, बिजी मार्केट्स हैं यहाँ पे, चहल पहल है मतलब मार्केट वगैरह में। शॉप्स फिल्ड विद मैनी टाइप्स ऑफ गुड्स, यानी कि जो दुकानों में बहुत सारा सामान है, मार्केट बहुत वाइब्रेंट है, दिखाता है कि कितनी स्ट्रॉन्ग इकॉनमी थी। अब वो दिल्ली में और दौलताबाद के बारे में बताता है। दिल्ली को वो बोलता है एक बहुत ही ह्यूज सिटी है, पॉपुलस सिटी है, बहुत पॉपुलेशन है, लार्जेस्ट सिटी है, ठीक है, दिल्ली। फिर उसके बाद वो दौलताबाद के बारे में भी बताता है जो महाराष्ट्र में, वो कहता है वो भी इक्वली लार्ज है दिल्ली के ही, ठीक है, दिल्ली को टक्कर देती है। बाज़ार के बारे में वो कहता है कि बाज़ार में सोशल कल्चरल लाइफ देखने को मिलती है, वो सेंटर है, वहाँ पे मॉस्क भी हैं, वहाँ पे मंदिर भी हैं, और वहाँ पे म्यूज़िक और डांस भी चलता है, सिंगिंग और परफॉर्मेंस भी होती है बाज़ार वगैरह में जब वो जाता है। फिर वो टाउन्स के बारे में बताता है। इवन बतूता डिडंट फोकस मच ऑन एक्सप्लेनिंग हाउ टाउन्स बिकम रिच, वो ये नहीं बता रहा है कि वो टाउन्स रिच कैसे हुए, वो बता रहा है कि cities got much of their wealth from villages by collecting surplus agricultural produce, बेसिकली एग्रीकल्चर ही बैकबोन था इकॉनमी की। एग्रीकल्चर के बारे में इब्न बतूता मतलब ये बताता है कि बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन होता था, वो ऑब्जर्व करता है कि सॉइल बहुत फर्टाइल है इंडिया की, और फार्मर्स जो है एक साल में 2 क्रॉप्स भी उगा सकते हैं अगर कंडीशन अच्छी है। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो इंडिया बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, इंटर एशियन ट्रेड नेटवर्क्स, यानी कि एशिया की कंट्रीज़ के साथ इंडिया ट्रेड करता है। इंडियन सामान की बहुत डिमांड है, वेस्ट एशिया में और साउथ ईस्ट एशिया में सामान बहुत बिकता है इंडिया का। खासकर इंडिया का जो कपड़ा है, जो कॉटन के कपड़े हैं, म्यूसलिन है, सिल्क है, ब्रोकेड है, सैटिन है, ये सारे कपड़े हैं, ये इंडिया एक्सपोर्ट करता है, इसकी डिमांड है बाहर की कंट्रीज़ में। स्टेट सपोर्ट फॉर ट्रेड, तो जो स्टेट है, जो यहाँ के रूलर्स वगैरह हैं, वो सपोर्ट करते हैं मर्चेंट्स को और ट्रेड को। ट्रेड रूट्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, ट्रेड रूट्स में इन बने हुए हैं जहाँ पे लोग रह सकते हैं, ठहर सकते हैं ट्रेडर्स। गेस्ट हाउस बने हुए हैं ट्रैवलर और ट्रेडर्स के लिए, जो रेस्ट कर सकते हैं गेस्ट हाउस में, रुक सकते हैं, तो बहुत अच्छा सिस्टम है। पोस्टल सिस्टम बहुत अच्छा है मैसेजेस पहुँचाने का, वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है जब वो देखता है कि पोस्टल सिस्टम कितना अच्छा है। इससे क्या होता है, मैसेजेस आप भेज सकते हो, पैसा भेजना है आपको, सामान भेजना है, बहुत ही कम समय में आप ये सब भेज सकते हो, ठीक है। घोड़े तैयार हैं, आदमी भी तैयार हैं, और एग्जाम्पल बताऊं, सिंध से दिल्ली आने में 50 दिन लगते हैं, लेकिन जो खुफिया रिपोर्ट्स होती हैं वो पोस्टल सिस्टम से जो है सिर्फ 5 दिन में आ जाती हैं। समझ रहे हो कितना डिफरेंस है, नॉर्मली जाओगे तो 50 दिन, और खुफिया रिपोर्ट है तो 5 दिन। ये दिखाता है कितना फास्ट सिस्टम है, कितना ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है। अब हमारा अगला टॉपिक है बर्नियर एंड द डीजेनरेट ईस्ट। सो बर्नियर ने क्या लिखा है आइए देखते हैं। ये इब्न बतूता से थोड़ा अलग है। इब्न बतूता वो चीज़ें बताता है जो न्यू है, जो एक्साइटिंग है, जो उसको लगी। बर्नियर दिखाता है यूरोप को ज़्यादा अच्छा बता रहा है, क्योंकि वो यूरोप का था, थोड़ा इंटेलेक्चुअल बंदा था, वो फोकस ज़्यादा करता है इंडिया को यूरोप से कंपेयर करने में, खासकर फ्रांस से। याद रखिएगा उसकी बुक का नाम है ट्रेवल्स इन दी मुगल एम्पायर। सब ने अपनी अपनी एक बुक लिखी है, इसकी भी बुक है, और इसकी बुक जानी जाती है, बहुत डिटेल में इसने ऑब्जर्व किया, चीज़ों को लिखा, क्रिटिकली सारी चीज़ें लिखी, इंटेलेक्चुअली इसने सब कुछ बहुत अच्छे से एनालाइज करके लिखा है, बुक बहुत अच्छी है।
कंपैरिजन करता है पूरी बुक में। बर्नियर इंडिया को यूरोप के साथ कंपेयर करता है, यूजुअली दिखाता है यूरोप सुपीरियर है, इंडिया इन्फीरियर है, यूरोप को ऊपर दिखाता है, इंडिया को नीचे, ये इसकी आदत है। फिर है बर्नियर्स राइटिंग फॉलोड अ बाइनरी मॉडल, यानी कि बर्नियर की राइटिंग आप पढ़ोगे तो इंडिया को बताया गया है वो बहुत बैकवर्ड है, एग्जॉटिक है, वहीं यूरोप को बताया गया है वो बहुत प्रोग्रेसिव है, आगे बढ़ रहा है और सुपीरियर है, इंडिया नीचे पीछे और यूरोप आगे। मेन यहाँ पे वो बताता है जो डिफरेंस है यूरोप में और इंडिया में वो ओनरशिप का है। बर्नियर कहता है कि इंडिया में कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं है, यहाँ पे सब कुछ जो है वो रूलर का है। यूरोप में क्या है, प्राइवेट लैंड ओनर्स होते हैं, वो कहता है इंडिया में लैंड ओनर्स नहीं है। फिर मुगल सिस्टम वो बताता है बर्नियर की मुगल सिस्टम कैसा है, कहता है एम्परर जो होता है मुगल्स का वो सब कुछ ओन करता है, लैंड से लेकर रिसोर्सेज, फिर उसको वो अपने नोबल्स को बांट देता है जिसको वो जागीरदार कहता है, लेकिन वो फिर अपने बच्चों को ज़मीन को नहीं दे सकते, वो जागीरदार वाला जो पूरा लैंड है वो जागीर कभी भी वापस ले लेता है, यानी कि प्राइवेट ओनरशिप नहीं है, बर्नियर कहता है। तो बर्नियर ये कहता है कि बर्नियर स्ट्रांगली सपोर्टेड प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो कहता है प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी क्यों नहीं है, तो वो मानता है क्राउन ओनरशिप हैड हार्मफुल इफेक्ट्स, कि अगर सब कुछ रूलर के हाथ में होगा तो ये बहुत गलत है। ऐसे में जो लैंड होल्डर्स हैं उसको कोई मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा कि वो उस ज़मीन पे कुछ करें, ठीक है, जब उसको पता है ये मेरा है ही नहीं, ना ही वो कुछ इम्प्रूवमेंट लाएंगे एग्रीकल्चर में, उनको पता है उनकी तो ज़मीन है नहीं, इम्प्रूव करके क्या करना है, ठीक है, ना वो अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो दिस स्टॉप द राइज ऑफ इम्प्रूविंग लैंड लॉर्ड्स, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं इंग्लैंड में यूरोप में तो लैंड लॉर्ड्स ने बहुत पैसा छापा, बट इंडिया में वो कहता है नहीं छाप पा रहे क्योंकि वो ज़मीन ही उनकी नहीं है ना, इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट है। बर्नियर कहता है अगर यही चलता रहा, किंग सब कुछ अपने हाथ में रखेगा तो एग्रीकल्चर बहुत ख़राब हो जाएगा, सब लोग पुअर हो जाएंगे, इकॉनमी रुक जाएगी, स्टेगनेट हो जाएगी, पीजेंट लोगों को बहुत ओप्रेस किया जा रहा है और लिविंग स्टैंडर्ड्स बहुत बेकार हो गए हैं, ठीक है, सिर्फ जो एरिस्टोक्रेट्स लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, किंग के जो क्लोज में हैं वो फ़ायदे में हैं। सोसाइटी जो है अनइक्वल हो गई है, इकोनॉमिकली वीक है इंडिया की सोसाइटी, लोग बहुत पीछे हैं, लोग बहुत गरीब हैं। फिर वो कहता है बर्नियर इंडियन जो सोसाइटी है उसमें दो ग्रुप्स हैं, एक है स्मॉल छोटा ग्रुप है अमीर लोगों का, नोबल्स हैं, एरिस्टोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, एक है बहुत बड़ा ग्रुप मासेस जो बड़े लोग हैं बड़े लेवल पे, वो पुअर हैं, ऑप्रेस्ड हैं, जो वर्कर्स हैं, पीजेंट्स हैं। कहते हैं मिडिल क्लास तो इंडिया में है ही नहीं, ना इंडिया में कोई ट्रेडर है, ना इंडिया में कोई स्किल्ड प्रोफेशनल है, ना कोई एजुकेटेड बंदा है। ये बंदा झूठ बोल रहा है, ट्रेडर क्यों नहीं है इंडिया में, इंडिया में ट्रेड होता आ रहा है बहुत पहले, हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम से ट्रेड हो रहा है, तो ये इंडिया को गलत दिखाना चाहता था। इंडियन सोसाइटी बर्नियर के हिसाब से थी अनइक्वल और अनजस्ट, यहाँ पे सबके साथ अन्याय होता है और यहाँ पे पावरफुल लोग डोमिनेट करते हैं, आम लोगों के लिए तो कोई मतलब यहाँ जगह है ही नहीं। मुगल्स का वो बहुत ज़्यादा क्रिटिक था। बर्नियर कहता है कि नेगेटिव बात बताते हुए कि जो किंग है वो बैगर्स का किंग है, बर्बेरियंस का किंग है, यहाँ के लोगों को वो जंगली कह रहा है, बैगर कह रहा है, भिखारियों का राजा कह रहा है मुगल्स को। कहता है यहाँ की सिटीज़ बहुत डर्टी हैं, हवा बहुत ख़राब है, जो यहाँ के खेत हैं वो बहुत ही ज़्यादा घास फूस उगी हुई है, ओवरग्रोन है, बुशेस हैं, झाड़ियाँ हैं, कोई मतलब वहाँ पे अच्छा कुछ है ही नहीं खेतों में भी। तो लेकिन मुगल्स के सोर्सेस क्या कहते हैं, मुगल डॉक्यूमेंट्स बर्नियर को गलत बताते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के लिए अबुल फजल एक बहुत बड़ा ऑफिशियल था जिसने बुक लिखी थी आइन अकबरी, तो वो मुगल्स के बारे में है सारी, वो बताती है कि remuneration of sovereignty, meaning the king's right to collect tax for the protection he gave not because he owned the land, यानी कि वो प्रोटेक्शन के लिए चार्जेस लेता था किंग, इसका मतलब वो प्रोटेक्शन लैंड की कर रहा है तो वो किसी और का लैंड है ना, उसका होता तो वो क्यों प्रोटेक्शन के चार्जेस लेता। ये है रियलिटी क्या है, मुगल्स बताते हैं लैंड टैक्स लिया जाता था, टैक्स लगाया जाता था क्रॉप्स के ऊपर, नॉट अ रेंट फॉर लैंड ओनरशिप, ठीक है, ज़मीन का किराया नहीं होता था, क्रॉप्स का टैक्स होता था। और बट यूरोपियन ट्रैवलर जैसे कि बर्नियर मे हैव मिसअंडरस्टूड, बर्नियर ने हो सकता है इसको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, ठीक है, क्योंकि रेवेन्यू बहुत ज़्यादा हाई था उस टाइम पे, टैक्स ज़्यादा लिया जाता था, तो उसको लगा कि वो रेंट वगैरह ले रहे हैं, पर ऐसा नहीं था। बर्नियर जो भी लिखता था उससे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के फिलोसफर्स हैं वो बहुत इन्फ्लुएंस होते थे 18th सेंचुरी में, उन उसके बर्नियर्स के राइटिंग से ही वो लोग एशिया की इमेज बनाते थे, क्योंकि बर्नियर ही एक बंदा था जो उस टाइम पे वहाँ घूम रहा था। जैसे एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, फिलोसफर है मॉन्टेस्क्यू, तो उनका एक आइडिया है ओरिएंटल डेस्पोटिज्म, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ईस्टर्न जो रूलर्स हैं, देखो वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए ईस्टर्न रूलर्स का मतलब है इंडिया के जो रूलर्स हैं,
जो इंडियन रूलर्स हैं उनके पास एब्सोल्यूट पावर है, सारी पावर उनके पास है। सब्जेक्ट्स हैं यानी कि जो वहाँ के लोग हैं इंडिया के, वो गरीबी में रहते हैं, पॉवर्टी में, और उनके पास कोई प्राइवेट लैंड ओनरशिप नहीं है, और सारा का सारा लैंड किंग का है, राजा का है। ये है। सो ओनली द एम्परर, जो किंग है, और जो उसके नोबल्स हैं वो मज़े में रहते हैं, बाकी सब तो सरवाइव कर रहे हैं। कार्ल मार्क्स बहुत बड़ा नाम है। एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन का उनका एक आइडिया है, उनका कॉन्सेप्ट है। वो कहते हैं कि इन द 19th सेंचुरी कार्ल मार्क्स बिल्ट ऑन दिस एंड इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स आते हैं और वो बताते हैं जो प्री कलोनियल इंडिया है, यानी कि अंग्रेज़ों से आने के पहले का जो इंडिया है, उसमें जो स्टेट है यानी कि जो रूलर्स होते थे वो सारा सरप्लस रखते थे, जितनी भी एक्स्ट्रा क्रॉप होती थी। सोसाइटी हैड मैनी अटोनमस विलेज कम्युनिटीज़, ठीक है, हर विलेज सेल्फ सफिशिएंट था, हर गांव अपना खुद से सब कुछ संभालता था, इंटरनली इक्वल था। कार्ल मार्क्स बता रहे हैं गांव इक्वल्स थे। द इम्पीरियल कोर्ट अलाउड देम टू फंक्शन एज लॉन्ग एज टैक्स वॉज पेड। अगर किसी गांव से टैक्स आ रहा है तो वो गाँव का पंचायत पंचायत वाला मामला वो खुद संभालते थे, ठीक है, जब तक टैक्स आ रहा है। तो इससे क्या है, एक स्टेगनेंट और अनचेंजिंग सिस्टम काफ़ी समय तक चलता रहा। बट कुछ लोग कहते हैं कि ये गलत है। जब आप चैप्टर 8 में जाओगे तो आपको रियलिटी पता चलेगी। जो गांव के लोग हैं 16 से 17 सेंचुरी में हैड क्लियर सोशल एंड इकोनॉमिक डिविजन्स। क्लियरली लिखा है कि इक्वालिटी नहीं है, ऐसे डिवीज़न बना हुआ है सोसाइटी में। कुछ बड़े ज़मींदार हैं, कुछ बड़े पीजेंट्स हैं, कुछ स्मॉल पीजेंट्स हैं, कुछ अनटचेबल लेबर्स हैं, ठीक है। जो बड़े ज़मींदार हैं उनके पास ज़्यादा लैंड राइट्स हैं, वो बहुत पावरफुल हैं। जो बड़े पीजेंट्स हैं वो लेबर को हायर करते हैं, अपनी क्रॉप्स को बेचने जाते हैं। जो स्मॉल पीजेंट्स हैं वो बेयरली सर्वाइव कर पाते हैं, बस अपने लिए खाना उगाते हैं। जो अनटचेबल लेबरर्स हैं उनके पास कोई ज़मीन नहीं है और वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं फिजिकली। तो ये सारी बातें हैं। तो बर्नियर का मानना यही है कि मुग़ल स्टेट बहुत बेकार है, टेरेनिकल है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, यानी कि वो मुगल्स को बहुत बेकार मानता है। वो कहता है कि स्टेट का ही पूरा कंट्रोल है, सारा फ़ायदा बस स्टेट उठा रहा है। फिर वो कहता है क्राफ्टमैनशिप का भी डिक्लाइन हो गया है। यार कहता है आर्टिसंस जो हैं, जो लोग बेचारे काम करते हैं, ठीक है, वो कोई मोटिवेशन ही नहीं मिल रहा उनको, क्योंकि उनका प्रॉफिट तो सारा स्टेट ले जा रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से होगी जब सारा फ़ायदा मुगल्स ले जाएंगे। तो होता क्या है, वर्नियर नोटिस करता है इनफ्लो ऑफ प्रीशियस मेटल्स, यानी कि लार्ज अमाउंट में गोल्ड और सिल्वर इंडिया में आया। क्यों? क्योंकि इंडियन सामान बाहर एक्सपोर्ट हो रहा था बड़े नंबर पर। ये दिखाता है कि इंडिया के मैन्युफैक्चर्स हो रहे थे, ग्लोबल डिमांड में सामान जा रहा था भाई, जभी तो वो सोना चांदी आ रहा था। आप कैसे कह सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही। प्रोस्पेरस मर्चेंट्स, वो कहता है कि यहाँ के मतलब ये ऑब्जर्व करता है कि मर्चेंट क्लास बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला था। ये दिखाता है ना कि भाई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड होता था, जब भी तो पैसा आया। ग्लोबल कॉमर्स, ग्लोबल लेवल पे ट्रेड हो रहा था इंडिया में, इंडिया ट्रेड कर रहा था। तो ये भी उसने ऑब्जर्व किया है। अर्बन पॉपुलेशन इन द 17th सेंचुरी अराउंड 15% ऑफ द पॉपुलेशन। वो कहता है 15% लगभग जो लोग हैं वो टाउन्स में रहते थे मुगल इंडिया में, जिस टाइम पे मुगल्स थे यहाँ पे। और दिस वाज मोर देन इन वेस्टर्न यूरोप ड्यूरिंग द सेम पीरियड, ठीक है। इंडिया के लोग थोड़े ज़्यादा थे जो टाउन्स में रहते थे एज कम्पेयर टू यूरोप। बर्नियर यहाँ पे कैंप टाउन के बारे में जिक्र करता है। कैंप क्या है? बेसिकली कैंप लगाना, टेंट वगैरह। तो बर्नियर कहता है मुगल सिटीज़ में क्या होता था, कैंप टाउन बनाए जाते थे, यानी कि ऐसी सिटीज़ सिर्फ इंपीरियल कोर्ट के आसपास बनती थी। जब मान लो वो मुगल एम्परर ने डिसाइड किया कहीं और जाना है, तो वो सिटीज़ को वहाँ से हटा के कहीं और ले जाते थे। वो पूरा का पूरा, आपने मूवी वगैरह देखी हो अगर, वो पद्मावत वगैरह, उसमें आप देख सकते। तो ये कैंप टाउन डिक्लाइन हो जाते थे जैसे ही मुगल कोर्ट वहाँ से जाता था, ठीक है। तो वो कहता है कि ये टाउन्स जो हैं इसमें बिल्कुल इकोनॉमिक और सोशल कोई भी सपोर्ट नहीं थी, ठीक है। सिर्फ ये रॉयल पैट्रोनेज पे चलते थे, यानी कि राजा महाराजा पैसे देंगे तो चलेगा, अगर वो नहीं देंगे तो ये टाउन में कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये कैंप टाउन के बारे में उसके व्यूज़ हैं। फिर रियलिटी में क्या था, मुगल इंडिया में सिर्फ कैंप टाउन नहीं थे। वो कहता है बस कैंप टाउन ही है इंडिया में तो, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग टाउन भी थे जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती थी। इंडिया में ट्रेडिंग टाउन भी थे, इंडिया में पोर्ट टाउन भी थे, जैसे कि ये मान लो कोस्टल एरियाज़ हैं तो यहाँ पर पोर्ट टाउन्स थे, यहाँ पर सेक्रेट टाउन्स भी थे, पिलग्रिमेज सेंटर भी थे। तो वो गलत है, बहुत सी चीज़ें ऐसी कह रहा है जो गलत है। मर्चेंट्स का क्या रोल है देखो, कहता है मर्चेंट्स बहुत ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं और
ऑफन बिलोंग टू स्ट्रॉन्ग किनशिप और कास्ट बेस्ड ग्रुप्स, ठीक है। इन वेस्टर्न इंडिया मर्चेंट ग्रुप्स, यहाँ पे वो ट्रेडर्स जो लोग होते हैं उनके बारे में बताता है। कहता है जो वेस्ट इंडिया है वहाँ पे ट्रेडर्स को महाजन कहा जाता है, और जो उनका लीडर होता है उसको सेठ कहा जाता है। अहमदाबाद जैसी सिटीज़ में जो मर्चेंट्स का हेड होता है उसको नागर सेठ कहा जाता है, नगर सेठ। तो ये मर्चेंट कम्युनिटीज़ के बारे में वो बताता है। अदर अर्बन प्रोफेशंस के अलावा वो बताता है फिजिशियंस भी होते हैं यहाँ पे शहरों में, जिनको हकीम कहा जाता है, और वैद भी हैं, यूनानी भी हैं। दो तरीके के फिजिशियन टीचर हैं, एक तो पंडित हैं और एक मुल्ला मौलाना जो मुस्लिम टीचर हैं। लॉयर्स हैं जिनको वकील कहा गया है। आर्टिस्ट हैं जैसे पेंटर हैं, म्यूजिशियन हैं, कैलीग्राफर्स हैं जो सुंदर राइटिंग में लिखते हैं, आर्किटेक्ट्स हैं। ये सब इंडिया में हैं उस टाइम पे जो अर्बन लेवल पे काम कर रहे हैं। नॉट ऑल वर डिपेंडेड ऑन द एम्परर, ठीक है। कुछ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोकल रूलर्स पे, नोबल्स पे भी डिपेंड करते हैं, ठीक है। अदर्स वर्क फॉर ऑर्डिनरी पीपल इन मार्केट एंड बाजार्स, कुछ लोग बाजार में काम करते हैं, कोई मार्केट में काम करता है, कोई छोटे मोटे नोबल के घर पे काम करता है, ऐसा है। विमेन स्लेव सती एंड लेबरर्स। अब मैं आपको विमेन की कंडीशन बताता हूँ उस टाइम पे कैसी थी। तो देखो, हु वर दिस ट्रेवलर्स, ज़्यादातर जो ट्रेवलर आए इंडिया में वो मैन थे। लड़की के बारे में तो नहीं पढ़ा अभी तक हमने। दे वर ऑफन क्यूरियस, वो जानना चाहते थे विमेन का स्टेटस क्या है। उन्होंने देखा कि यहाँ पे स्लेवरी है, बहुत ही नॉर्मल, आप किसी को गुलाम बना रहे हो, इट वाज नॉर्मल। तो स्लेव्स को ऐसे ट्रीट किया जाता था जैसे कि वो कोई सामान है, उनको खरीदा बेचा जाता था, गिफ्ट में दिया जाता था। मार्केट्स में जैसे टमाटर बिकता है ना, प्याज टमाटर, वैसे स्लेव्स को बेचा खरीदा जाता था। घोड़े को खरीदा जाता था जैसे, और सामान को वैसे स्लेव्स को खरीदा जाता था। स्लेव्स को तो गिफ्ट में भी दिया जाता था। इवन बतूता ने एक बात बताई थी, जब वो सिंध में आया तो वो घोड़े खरीदता है, कैमल खरीदता है और स्लेव्स खरीदता है गिफ्ट देने के लिए सुल्तान को, मोहम्मद बिन तुगलक को। और मुल्तान में वो वहाँ के गवर्नर को एक स्लेव गिफ्ट करता है, घोड़ा गिफ्ट करता है, कुछ किशमिश वगैरह देता है, बादाम वगैरह। तो गिफ्ट में आदमी और औरत को बेचा जा रहा है, समझ रहे हो, स्लेव्स। और इवन बतूता नोट करता है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने एक प्रीचर को, ज्ञान देने वाले आदमी नसरुद्दीन को 1 लाख टंका दिए थे, कॉइन्स यानी कि उस टाइम की करेंसी, और 200 स्लेव्स दिए थे भाई, ठीक है। उसने इतना बढ़िया सरमन दिया था, ज्ञान दिया था, उसको 200 स्लेव्स दिए गए थे। स्लेव्स किस तरीके के होते हैं इबन बतूता बताता है। कुछ तो फीमेल स्लेव्स हैं, ठीक है, जिनको म्यूजिक और डांस के लिए ट्रेन किया गया था, जिनका काम नाच गाना था, और वो परफॉर्म करते थे शादी ब्याह में, वेडिंग में, जैसे सुल्तान की सिस्टर की शादी वगैरह है। कुछ लोग थे जो जासूसी का काम करते थे, लड़कियां वगैरह जो स्लेव्स होती थी उनको जासूसी पे छोड़ दिया जाता था कि जाओ मेरे नोबल्स क्या कर रहे हैं देखो। देखो, स्लेव्स का रोल यही था, डोमेस्टिक काम उनसे करवाया जाता था। इसके अलावा मेन और विमेन डोलियां भी उठाते थे, जिसको पालकी वगैरह कहते हैं, और घर का काम करते थे, क्लीनिंग वगैरह मदद करना। जो फीमेल डोमेस्टिक स्लेव्स होती थी वो बहुत सस्ते में मिल जाती थी, ठीक है, और 1 या 2 स्लेव्स तो हर घर में होती थी। तो विमेन का सोशल स्टेटस कैसा है। इवन बतूता एंड यूरोपियन ट्रेवलर्स लाइक बर्नियर, इन्होंने एक चीज़ नोट करी है यहाँ पे कि विमेंस को बहुत अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था सोसाइटी में एज़ कम्पेयर टू यूरोप। बर्नियर यहाँ पे बताता है सती की प्रैक्टिस होती है इंडिया में, यानी कि अगर किसी का पति मर गया तो उसकी पत्नी को भी साथ में जलाया जा रहा है। सी, आप इस फोटो को देखो, यहाँ पर इस पति की डेथ हुई है, इसके साथ में इसकी चिता के ऊपर इसको भी बिठा दिया गया है कि चल भाई तेरे को भी जला दिया जाएगा। तो ये तो बहुत गलत है। तो विमेन का कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में कि देखो, वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती हैं। एग्रीकल्चर में, क्राफ्ट में, हर जगह विमेन हेल्प करती थी, ठीक है। और जो मर्चेंट फैमिली की विमेन्स होती थी वो तो बिजनेस भी संभालती थी, ठीक है। और इसके अलावा कोई ट्रेड से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई मैटर हो गया, तो वो केस करने भी जाती थी, जो विमेन वगैरह होती थी। तो ये सारी बातें हैं विमेन की कंडीशन। मैंने आपको चैप्टर ख़त्म करवा दिया है। वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करें, फीडबैक लिखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।